हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस पी एनेबल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स टॉक ऑन अननोन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी कार के बारे में जिसे मनहूस का टैग दिया गया है। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना कि कोई कार भी मनहूस हो सकती है। बिल्कुल, इस दुनिया में एक ऐसी कार है जो कि अपने मनहूस होने की वजह से म्यूजियम में खड़ी है, लेकिन उसने अपनी मनहूसियत उस म्यूजियम पर अब तक नहीं दिखाई। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड कार्ल लुडविग जोसेफ मारिया का जन्म 18 दिसंबर 1914 को ऑस्ट्रिया की राजधानी गराज में हुआ था। सर फ्रेंच ऑस्ट्रिया हंगरी की गद्दी के एकमात्र वारिस थे। 1894 में उन्होंने पराग की एक नृत्य सभा में सोफी चोटक को देखा और देखते ही उनके प्यार में पड़ गए। सोफी चोटक बहुस्लेव काउंट चोटक की चौथी बेटी थी। उनके पिता बोहेमिया साम्राज्य के बहुत बड़े रईस थे। सोफी चोटक आर्कड्यूचेस इसाबेल के पास लेडी इन वेटिंग का काम करती थी। यहाँ आपको बता दूं कि लेडी इन वेटिंग एक तरह से महिला पीए या सेक्रेटरी होती है जो कि कोर्ट में शाही महिलाओं या उच्च स्तरीय रईस महिला अधिकारियों की सेवा के लिए काम करती है। सर फ्रेंच फर्डिनेंड और सोफी चोटक की इस मोहब्बत भरी कहानी में बहुत उतार चढ़ाव आए। चूंकि सोफी चोटक सर फ्रेंच फर्डिनेंड के सामने बहुत निम्न स्तर की थी, इसलिए सर फ्रेंच के पिता कतई नहीं चाहते थे कि सोफी चोटक उनके बेटे से शादी कर महारानी की उपाधि हासिल कर ले। आखिरकार सर फ्रेंच और उनके कई पक्षधरों के दबाव के बाद कई तरह की शर्तों को मानते हुए सर फ्रेंच फर्डिनेंड का विवाह सोफी चोटक के साथ 28 जून 1900 में हुआ। लेकिन भाग्य ने इतनी मुसीबतों के बाद दोनों को मिलाया तो दुनिया से अलविदा भी एक साथ ही किया। 28 जून 1914 को सर फ्रेंच फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी चोटक की गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो बोस्निया की राजधानी सराजेवो में अपनी पत्नी के साथ जनरल ऑस्कर पोटियोरेक के न्योते पर फौजी ट्रेनिंग को देखने गए थे। वैसे तो शादी में हुई शर्तों के मुताबिक सोफी चोटक किसी भी समारोह में शरीक नहीं हो सकती थी, किंतु उस दिन फ्रेंच फर्डिनेंड शाही पात्र की जगह फौजी कमांडर के तौर पर आमंत्रित थे। इसलिए सोफी चोटक और फ्रेंच फर्डिनेंड एक साथ कार में थे जब उन पर 19 साल के गैब्रिलो प्रिसिप द्वारा गोलियां बरसाई गई। अब हम बात करते हैं उस कार की जिस पर दोनों सवार थे जब उनकी हत्या कर दी गई। ग्रेफ और स्टीफ ऑस्ट्रिया के शहर वियना में रहने वाले दो भाई थे। सन 1893 में उन्होंने शुरुआत साइकिल रिपेयर करने की दुकान से की। जल्द ही उन्होंने साइकिल बनाने की कंपनी खोल ली। उसके बाद सन 1904 में उन्होंने मोटर कार बनाने की कंपनी खोली और उसमें वो मोटर कार, ट्रक, बस तथा ट्रॉली बस बनाने का कारोबार करने लगे। सन 1910 में उन्होंने एक बिना छत की खुली लग्जरी लिमोजिन मोटर कार बनाई जिसमें पीछे शाही जोड़ा बड़े आराम से बैठ सकता था। इस कार को 15 दिसंबर 1910 में सबसे पहले काउंट फ्रेंच वोन हराच ने खरीदा। फ्रेंच वोन हराच फ्रेंच फर्डिनेंड की सेवा में ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर थे। उन्होंने अपनी वो कार 1914 में आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड को सराजेवो के समारोह में शामिल होने के लिए उधार दी थी। फ्रेंच फर्डिनेंड के हत्यारे के अनुसार जब उसने उनको मारने के लिए निशाना साधा था तो उसका निशाना बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वह निशाना लगा ही नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने अपनी गर्दन दूसरी तरफ कर 2 गोलियां दागी, जिसमें से पहली गोली सोफी चोटक के पेट में लगी और दूसरी फ्रेंच फर्डिनेंड की गर्दन पर लगी। इस हत्याकांड के एक दिन पहले उन पर बम से हमला हुआ था। जब बम कार की तरफ फेंका गया तो बम कार के बोनट से टकराया और उछलकर कार के पीछे की तरफ जा फटा, जिसमें करीब 20 लोग घायल हुए थे, लेकिन कार को कुछ नहीं हुआ। इस हत्याकांड के बाद शुरू हुआ मौतों का सिलसिला। आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड की मौत की वजह से पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1918 तक चलता रहा। इस युद्ध में करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी और करीब 2 करोड़ 10 लाख लोग घायल और अपाहिज हो गए थे। शाही दंपति की हत्या होने के बाद जनरल ऑस्कर पोटियोरेक ने उस कार को खरीद लिया जिसमें दंपति की हत्या की गई थी। यहाँ एक बात आपको बता दूं, उस समय जनरल साहब भी उस कार की आगे की सीट पर बैठे थे जब शाही दंपति की हत्या हुई थी। चूंकि कार का ड्राइवर नया था और जनरल साहब उससे कार की दिशा बदलवाने में नाकाम रहे और कार सीधी हत्यारे के सामने आ गई थी।
अब उस कार पर मनहूस होने का ठप्पा लग चुका था। सबसे पहले तो जनरल साहब को कोलूबारा के युद्ध में हार का मुख देखना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें अपनी आर्मी कमांड से हटाकर सेवा मुक्त कर दिया गया। इस बात का उन्हें इतना बड़ा सदमा पहुंचा कि उन्हें अपने आखिरी दिनों तक खराब मानसिक स्थिति से गुजरना पड़ा और पागलपन की स्थिति में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद ऑस्ट्रिया के एक अफसर ने वह कार खरीदी, लेकिन कार खरीदने के 15 दिनों बाद ही कार ने अपनी मनहूसियत दिखानी शुरू कर दी थी। सबसे पहले तो एक दुर्घटना में 2 लोग उनकी कार के नीचे आ गए और कार उनके काबू से बाहर होकर एक पेड़ से टकरा गई, जिसमें अफसर साहब की गर्दन टूट गई। कार के अगले मालिक ने खुदकुशी कर ली थी। विश्व युद्ध के बाद यूगोस्लाविया के गवर्नर ने वह कार खरीदी और 4 महीनों में उनकी 4 जानलेवा दुर्घटनाएं हुई। एक दुर्घटना में तो उन्हें अपनी दाईं बाजू गंवानी पड़ी। गवर्नर साहब ने मान लिया था कि यह कार अपशगुनी है। पहले तो उन्होंने सोचा कि कार को नष्ट कर देना चाहिए। फिर उनके दोस्त जो पेशे से डॉक्टर थे ने उन्हें समझाया कि मनहूस जैसा कुछ नहीं होता और उन्होंने उस कार को उनसे खरीद लिया। लेकिन डॉक्टर साहब भी उस कार को 6 महीने से ज़्यादा ना चला पाए और एक दिन एक दुर्घटना में उछलकर कार के बाहर गिरे और अपनी ही कार के नीचे कुचलकर मारे गए। उसके बाद उस कार को एक और डॉक्टर ने खरीद लिया। क्योंकि उस कार के मनहूस होने की खबरें हर जगह फैल चुकी थी और डॉक्टर साहब के मरीजों ने धीरे धीरे उनके पास आना कम कर दिया था, तो इस वजह से डॉक्टर साहब ने उस कार को एक स्विस रेस ड्राइवर को बेच दिया। लेकिन वो भी एक दिन एक रेस के दौरान उसी तरीके से उछलकर कार के बाहर गिरा जैसे वो पहले वाले डॉक्टर साहब गिरे थे और उसी कार के नीचे आकर मारा गया। उस कार का अगला शिकार एक सर्बियन किसान था। कार का आखिरी मालिक टाइबर हिर्शफील्ड एक गैराज का मालिक था। एक दिन वो अपने 4 दोस्तों के साथ शादी में जा रहा था कि एकाएक कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और जबरदस्त दुर्घटना में वो अपने दोस्तों समेत मारा गया। एक के बाद एक 15 लोगों ने उस कार को खरीदा और उनमें से 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। चूंकि उस कार के नाम लोगों की मौतों की सूची काफी लंबी हो गई थी, इसलिए आखिर में उस कार को वियना के एक म्यूजियम में रख दिया गया। इस कार के विषय में रोमांचक मोड़ तब आया जब एक ब्रिटिश विजिटर ब्रायन प्रिसलैंड ने ग्राफ एंड स्ट्रिप के द्वारा बनाई गई उस कार की नंबर प्लेट पर नजर घुमाई, जिसका नंबर था AIII 118। इस नंबर प्लेट के बारे में कई तरह की भविष्यवाणी की गई। अगर इसे अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो AIII 118 को पढ़ा जा सकता है 11/11/1918 में। यहाँ आपको बता दूं कि 11/11/1918 यानी कि 11 नवंबर 1918 ही वो तारीख थी जिस दिन प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था। इट वॉज द डेट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। ए का मतलब निकाला गया आर्मिस्टिक यानी युद्ध विराम। 3 I और 1/1/18 का मतलब निकाला गया 11/11/1918 यानी 11 नवंबर 1918, यानी वो दिन जब युद्ध खत्म करने की घोषणा हुई। तो क्या उस हथियारी कार पर पहले विश्व युद्ध के खत्म होने की तारीख पहले ही लिख दी गई थी? यह एक संयोग भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि एक ही कार की वजह से इतनी हत्याएं होना उस कार को निर्दोष साबित नहीं करती। पैरानॉर्मल विशेषज्ञों की माने तो ऑब्जेक्ट हॉन्टिंग बिल्कुल संभव है। तो क्या वो कार सचमुच हॉन्टेड थी? क्या सच में वो कार किसी आत्मा के वश में थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस शाही दंपति की हत्या उस कार में हुई उन्हीं की आत्मा उस कार से जुड़ गई हो? क्योंकि जब सोफी चोटक फ्रेंच फर्डिनेंड की बाहों में अपना दम तोड़ रही थी तो फ्रेंच के आखिरी शब्द यही थे, सोफी सोफी तुम नहीं मर सकती, तुम्हें जीना होगा हमारे बच्चों के लिए। वक्त गुजर गया, शताब्दी गुजर गई, वो कार आज वियना के म्यूजियम में खड़ी है। शायद उसकी नियति यही रही होगी। ग्रेफ भाइयों ने कभी सोचा भी ना होगा कि जिस कार को वो बना रहे हैं वो करोड़ों लोगों की मौत का इल्ज़ाम अपने सर पर लेकर एक म्यूजियम में खड़ी हो जाएगी। आपको मेरी तरफ से दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई सवाल या सजेशन हो तो भी बताइएगा। धन्यवाद। सवाल करते रहिए, जवाब हम खोजेंगे।